हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एज यू नो कि हम इग्नू का जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मटेरियल है बीए के लिए, तो हम कवर कर रहे हैं और ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया, फर्स्ट जो यूनिट है उसको कवर किया, जिसमें हमने मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने सिग्निफिकेंस एंड पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में हमने। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक में सेकंड जो यूनिट है उसके बारे में। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये इग्नू की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी जो 101 ये कोड है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक मैं कवर कर रही हूँ। और इसमें भी ब्लॉक 1 विच इज कंसेप्चुअल एंड क्लासिकल पर्सपेक्टिव में मैंने अभी तक आपको फर्स्ट यूनिट कवर करा दिया, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में बताऊँ। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की अपनी वेबसाइट ई ज्ञान कोश से। और ये न केवल इग्नू के लिए बल्कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसीलिए पेन एंड पेपर ले लीजिए, और ये जो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो ये फाइल भी आपके पास हो, ताकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल कोर, बिल्कुल जो क्रक्स होता है पबएड का, वो आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ मैं यूज कर रही हूँ, ये कम्प्लीटली इग्नू की पीडीएफ है। इस पे हमारा कोई राइट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जो लोग एनरोल करते हैं इग्नू के कोर्स में, उनको स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराना है, फिर चाहे वो नेट के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, या यूपीएससी के लिए हो, या कॉलेज लेवल के लिए हो। तो यही था क्लैरिफिकेशन देने के बाद में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उम्मीद है अब आप ये वीडियो देखने के बाद में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी जो हमारे इनिशिएटिव है वो पहुंच सके। ये काइंड ऑफ प्राइस आप कह सकते हैं, एक छोटी सी फीस जो आप पे कर सकते हैं। फीस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख करके और शेयर करके। चलिए आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहले उसको जानते हैं, और ये क्यों डेवलप हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, जिससे आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए इतना ध्यान रखिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो शुरुआत है वो हुई क्यों और किस टाइम हुई। तो 20th सेंचुरी मतलब हमारा जो 1900 से लेकर के 2000 तक का जो टाइम रहा, इसको हम 20th सेंचुरी कहते हैं, 1901 से। इसी में हमें ये महसूस हुआ कि सॉरी, जब 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक पर्सन हुए यूएसए के अंदर, जिनका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने दी। अब क्यों ये थ्योरी दी, क्या थी ये थ्योरी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कुछ नई प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। नई प्रॉब्लम्स कैसे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे कौन थे, मैनेजर्स थे, यानी मैनेजमेंट काम कर रही थी, और वर्कर्स थे। अब वर्कर्स पर प्रेशर बना करके ज्यादा काम करवाया जा रहा था। इसकी वजह से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे। ऐसा इसलिए भी हो रहा था बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पर आपको फैक्ट्री सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बड़े लेवल पे एक साथ चीजों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता था बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में हमारे सामने नए ऑर्गेनाइजेशन आए और नए टाइप के चैलेंजेस आए, जिसको पहले फेस नहीं किया गया था। तो ये चैलेंज था। तो इसमें टेलर जो है ये इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, और इनका ये मानना था कि अगर हमारे सामने चैलेंज है, मैनेजमेंट को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैनेजमेंट मतलब जो आपके बॉस हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और वर्कर्स ज्यादा वेजेस की एक्सपेक्टेशन करते थे कि ज्यादा हमें बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वेजेस हमारे बहुत कम है, हमें कम मेहनत में ज्यादा वेजेस चाहिए। कम मेहनत मतलब एक टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए, एक कितना काम करना है वो चीज फिक्स होनी चाहिए। तो उस सिनेरियो में टेलर आते हैं, और टेलर कहते हैं कि देखो सारी प्रॉब्लम्स है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। हम प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर को फायदा है, क्योंकि ज्यादा चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी।
जो मैनेजमेंट है उनको भी फायदा है। मैनेजमेंट को फायदा इसीलिए क्योंकि अब वो ज्यादा चीजें सेल करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वर्कर्स को इसीलिए फायदा है क्योंकि जिस तरीके से हम प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं उससे वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ेगी। तो ये जो तरीका उन्होंने बताया था प्रोडक्शन बढ़ाने का, ये तरीका ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। टेलर ने ऑब्जर्व करा, टेलर का ये मानना था कि हमारे आसपास, वो इंजीनियर थे तो ऑब्वियसली वो काम करते थे, तो उन्होंने देखा वर्कर्स को टूल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनको हैंडल करना नहीं आता। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, सिंस अगर हमें टूल यूज करना ही नहीं आता, हम वो काम कैसे करेंगे? ये कुछ ऐसा ही है कि हम स्टडी करने पहुंच गए और हमें पेन एंड पेपर यूज करना ही नहीं आ रहा। कितना चैलेंजिंग होता है। तो आप टूल्स यूज नहीं कर रहे, ऊपर से आपको कोई बताने वाला भी नहीं है, आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए वहां पे ट्रेनिंग देने वाला भी कोई नहीं है। फिर किस तरीके से लोगों को अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंटमेंट का मेथड भी गलत है, और टेलर ने इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था। टेलर का ये मानना था कि हम एक सबसे बेहतरीन तरीका निकाल सकते हैं काम करने का, जिससे वेस्टेज कम होगी और ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि एक ओवरव्यू जो है आपको टेलर का हो गया होगा कि इनकी थ्योरी क्या है। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है, हम इस चीज पर बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, देन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, एंड इसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, एडवांटेज और ड्रॉबैक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, जो चीजें मैंने बोली सेम वही है। द थ्योरी ऑफ अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट emerged in 20th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। इस थ्योरी को मूवमेंट भी बोला जाता है। मूवमेंट इसीलिए बिकॉज उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। इवन अमेरिका से बाहर भी कई कंट्रीज ने इस तरीके को अपनाया, एंड इट इन्फ्लुएंस्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। इट्स अ थ्योरी व्हिच एनालाइजेस एंड सिंथेसाइजेस वर्कफ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। काम करने का तरीका इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसी से रिलेटेड है ये थ्योरी। टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी दी थी। उसके बाद में फिर टेलर के अलावा, इट्स नॉट लाइक कि टेलर ने ही सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बोला है। चार्ल्स बेबेज, इनको शायद अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है तो चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा हेनरी टाउन, फ्रेडरिक हाल्सले एंड हेनरी मेटकाफ, इन्होंने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में काफी डिटेल में बात करी है। और ये जो वर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑल्दो इसके ऊपर टेलर ने सबसे ज्यादा डिस्कस किया है, बट ये जो टर्म है, ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय लुइस ब्रांडेज 1910। अब हुआ ये कि टेलर शुरू में साइंटिफिक मैनेजमेंट ये टर्म यूज नहीं करना चाहते थे अपने काम के लिए। वो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं बोलना चाहते थे। उन्होंने उसको नाम दिया था टास्क प्रिस्क्रिप्शन, टास्क टेक्निक का, टास्क स्टडी का, कुछ इस तरीके का। बट बाद में उनको लगा कि नहीं, नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग होना चाहिए, आफ्टर दैट ही अडॉप्टेड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक थ्योरी है क्या, इसको टेलरिज्म भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि टेलर ने अडॉप्ट करा था। एंड इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, वो उस टाइम के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर भी काफी इम्पैक्ट इसने डाला। इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, टेलर की जो किताबें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। एक आती है पीस रेट सिस्टम, फिर दूसरी है शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, पीस रेट सिस्टम में वो किसके ऊपर बात करते हैं, वो बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस के बारे में। ठीक है, वेजेस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, या इंसेंटिव की यहाँ पर वो जिक्र करते हैं कि किसी इंसान को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि देखो, एक इंसान जितना काम करता है ना, वो उससे रिलेटेड है। शॉप मैनेजमेंट में वो बात करते हैं कि शॉप फ्लोर क्या होता है, जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, वर्कर्स लेवल, बिल्कुल लोअर लेवल पे, तो वहां पर कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए, मोस्टली उसके बारे में है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल किसके बारे में है, एज आई टोल्ड यू, वर्कर को टूल्स हैंडल करना नहीं आता था, मेटल को कैसे कट करना है, एक्चुअल में इंजीनियरिंग टाइप चीजें जो होती है ना, ये बुक उससे रिलेटेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम कैसे करना है, मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, वर्कर्स क्या काम करेंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस यूनिट में ज्यादातर साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्हीं एस्पेक्ट पे जिक्र किया गया है। इनका जन्म 1856 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था, और उसके बाद में जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पर उन्होंने स्टडी भी करी थी। बाद में वो यूएसए में भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, एंड 18 की एज में ही वो अप्रेंटिस, मतलब एक वर्कर के तौर पे वो हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया में काम करने लग जाते हैं। बाद में वो मिडवेल स्टील कंपनी में चले जाते हैं। इन्होंने अलग अलग काम किए हैं, लेबरर के तौर पे, गैंग बॉस, रिसर्च डायरेक्टर, चीफ इंजीनियरिंग के तौर पे,
एंड इनकी जो लिखने की शुरुआत हुई वो ज्यादातर मिडवेल स्टील कंपनी में ही हुई। और स्टील ये कंपनी क्या काम करती थी, आर्मर प्लेट्स बनाती थी उस टाइम पे। तो टेलर जो है इस कंपनी में 22 साल के जब थे 1877 में, तब वो काम करना शुरू करते हैं। और टेलर का ये ऑब्जर्व करना था कि वर्कर्स जितना उम्मीद होती है कि देखो आज हमें 100 यूनिट बनानी है, 100 यूनिट का काम प्रोडक्शन में हमें कंप्लीट करना है, बट वर्कर्स जो है वो कभी भी उतना काम नहीं कर पाते थे। He observed that there was a need to devise scientific method for the workers to ensure required output. उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज वर्कर्स को काम करने का तरीका नहीं पता। जब तक उनको हम तरीका नहीं बताएंगे तब तक वो आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। 1884 में टेलर को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मिलती है। 1890 में टेलर जनरल मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी इन फिलाडेल्फिया। और बाद में उनको एक प्रोफेसर के तौर पे भी वो काम करते हैं द टक स्कूल ऑफ बिजनेस एट डार्टमाउथ कॉलेज। इनके कुछ पेपर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ, ईयर आप याद रख सकते हो। पीस रेट सिस्टम 1895 में आता है, शॉप मैनेजमेंट 1903 में आता है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ठीक है, तो पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप अपना देख लो, एक्रोनिम आपसे कुछ बनता है तो, बट हाँ इजी है याद करना। अब समझते हैं कि एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। समझते हैं, चलिए। इनका ये मानना था कि जो काम करने का तरीका होता है वो फिक्स है। वो कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा काम जो है वो काफी इजी हो जाएगा। एक तो होता है ना कि आप ट्रायल एंड एरर पे चलते हो। ट्रायल एंड एरर में क्या हो गया कि रूल ऑफ थंब मान सकते हो इसको, या ट्रायल एंड एरर बोल सकते हो कि जिस तरीके से काम होता आ रहा है उसी तरीके से हम काम करते चल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कोई बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है, उसके ऊपर हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। अब हुआ ये कि साइंटिफिक थ्योरी में इन्होंने फोकस किस पे किया, ऑन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ अ वर्कर। ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है और वर्कर का खुद का मतलब फिजियोलॉजिकल कैसा नेचर है, उसके बारे में इन्होंने स्टडी करा। और साइंटिफिक अप्रोच जो है वो शॉप फ्लोर पे बात करती है। नाउ व्हाट इज शॉप फ्लोर, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैनेजर भी बैठते हैं, इसके अलावा आपका ओनर भी है, वो भी है, मैनेजर है, देन क्लरिकल वर्क भी होगा, स्टाफ वर्क भी होगा, और स्टाफ भी होंगे, सिक्योरिटी वाले भी होंगे, और एक जगह जहाँ पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो बेसिकली जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको शॉप फ्लोर बोलते हैं। एंड उनका ये मानना था कि एक बेस्ट तरीका है काम करने का ऑफ डूइंग एंड डिजाइनिंग द टास्क। मतलब ये आप याद रखो, ये इनकी फेमस जो, अगर आपको एक लाइन में इनको डिफाइन करना हो तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू टेलर देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एंड डिजाइनिंग द टास्क, और वही हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट से पता करना है। तो ये जो थ्योरी है ये इंपिरिकल एनालिसिस पे फोकस करती है। नाउ व्हाट इज इंपिरिकल एनालिसिस, एविडेंस पे अलग अलग प्रोसेस को इन्होंने ऑब्जर्व किया, टाइम स्टडी करी। मैंने ये मतलब टेलर ने नोटिस करा कि एक काम को करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है। स्टडी करी उसकी कॉन्टिन्यूसली, चार्ट बनाए गए, फिर टाइम देखा, काम करने का तरीका ऑब्जर्व किया, मेजरमेंट किया उन चीजों को। तो टेलर ने ये कहा कि अगर हमें इफेक्टिवनेस लानी है, हमें एफिशिएंसी लानी है, तो हमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस, योग्यता जो होती है उसको डेवलप करने की जरूरत है। रैशनलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें। रैशनलाइजेशन क्या होता है, काम करने के लिए बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना। स्पेशलाइजेशन, एक ही काम को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो धीरे धीरे आप उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो, दैट इज स्पेशलाइजेशन। तो टेलर ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टू नेग्लेक्ट वर्क एंड रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट। इस फिनोमिना को उन्होंने शोल्डरिंग बोला। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज है ये शोल्डरिंग। देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है। तो इंक्रीज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे आसान है वर्कर से ज्यादा काम करवाओ, वेजेस कम हो। अगर वेजेस कम होंगे मतलब पहले आपको 6 घंटे के मान लो आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं, बाद में अब आप काम कर रहे हो 8 घंटे लेकिन पैसे उतने ही है। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या अडॉप्ट कर लिया कि जी ये जो 2 घंटे हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपको लगेगा आप टाइम ज्यादा ले रहे हो बट एक्चुअल में काम उतना ही हो रहा है। पहले भी हो सकता है 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हूँ, अब भी 10 यूनिट। तो एज सच टाइम बढ़ा देने से, क्योंकि सैलरी सेम है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कर है वो जानबूझकर अपनी प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट दे रही हैं, और इसी फिनोमिना को उन्होंने शोल्डरिंग बोला है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि
ये जो फिनोमिना है इसमें वर्कर अपना आउटपुट कम कर देता है व्हेन दे आर पेड द सेम अमाउंट इवन ऑन गिविंग लार्ज आउटपुट। और वर्कर्स ने इसको दो हिस्सों में बांटा, फर्दर दो टाइप में बांटा। एक होता है नेचुरल सोल्जरिंग और एक सिस्टमैटिक होता है। नेचुरल में क्या होता है कि एक तो हैबिट बन जाती है वर्कर्स की कि टेक इट इजी, ज्यादा एम्बिशियस नहीं बनना। और सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक एक तो देखो वर्कर्स की ये कि इतना क्यों लोड लेना, 8-8 घंटे कॉन्टिन्यूसली आप काम नहीं कर सकते हो। और जो आपका सिस्टमैटिक सोल्जरिंग होता है उसके में क्या होता है कि सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो काफी कम हो जाता है। टेलर का ये मानना था कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, मतलब आउटपुट बढ़ानी है, तो हमें शोल्डरिंग को कम करना पड़ेगा थ्रू साइंटिफिक टेक्निक। और यही अपनी थ्योरी के अंदर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें लागू करने की जरूरत है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइंटिफिक टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे। तो जो की स्टोन है, जो मेन मुद्दा है टेलर की बात का, वो क्या है? लुकिंग इनटू वर्क मेथड्स एंड मैनेजरियलिज्म। वर्क मेथड मतलब काम कैसे करना है और मैनेजमेंट कैसे करनी है, पूरा टॉपिक इसी के अराउंड घूमता है। टेलर जब स्टील प्लांट में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वर्कर्स डिसाइडेड ऑन द आउटपुट एंड मेथड्स टू कंडक्ट वेरियस ऑपरेशन। मतलब एक काइंड ऑफ वर्कर्स एग्री कर रहे हैं कि आज के दिन हम इतना ही काम कर पाएंगे और किस तरीके से काम करना है उसके ऊपर वो चल रहा था, एक एग्रीमेंट सा हो गया था। कैसे काम करना है वो अलग से नहीं बताया गया उनको। तो हम जो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज तो बस 2 ही यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हो एंड यू सडनली फील का कि नहीं आज तो मैं 2 यूनिट पढ़ पाऊंगा या फिर आज तो मेरे से आधी यूनिट ही होगी। अब क्यों होगी आधी यूनिट, यू नेवर नो, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो ही ऑब्जर्व दैट वर नॉट बीइंग मैनेज्ड एंड वर सिलेक्टिंग देयर ओन टूल्स एंड टेक्निक टू कंडक्ट एंड कैरी आउट ऑपरेशन। तो वर्कर्स अपना काम खुद कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे तो खुद ही, बट काम करने का तरीका, कौन से टूल्स यूज करने हैं, वो वर्कर्स खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू टेलर प्रोडक्टिविटी घटा रहा है। Managerial and supervisory roles, as we know now, were totally absent. Workers ने rule of thumb method follow करा था। अब rule of thumb क्या होता है? ऐसे methods जो over the year एक्सपीरियंस से आपने बिल्ड कर लिए, प्रैक्टिस से आपने बिल्ड कर लिए। तो सुपरवाइजर सिर्फ वर्कर से कह सकते थे काम बढ़ाओ, सुपरवाइजर के पास कोई तरीका नहीं था बढ़ाने का, काम बढ़वाने का। तो टेलर ने कहा कि हम अगर देखें वर्कर्स ये जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं या मैनेजर के पास भी कोई तरीका नहीं है, दिस इज इररेशनल एंड इनएफिशिएंट मैनेज अरेंजमेंट टुवर्ड वर्क आउटपुट। तो हम उन्होंने क्या कहा कि लेट्स रैशनलाइज द मेथड। तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर वाज अ साइंस इन एवरी वर्क। काम करने का तरीका होता है। वर्क डन बाय वर्कर कुड बी साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क वुड कम टू द बेस्ट वर्कर विद द हेल्प ऑफ दोज वर्किंग ओवर हिम। वर्कर्स मतलब कि वो वहां पे और अगर वर्कर्स को बता दिया जाए काम करने का तरीका तो हम बेस्ट वर्कर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो शो फ्लोर पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, वो वहां पे काम कर रहे हैं तो इट्स लाइक हमारी बॉडी का हैंड जो है वो जा रहा है, बट उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। यहाँ पे ब्रेन का काम कौन करेगा? मैनेजर करेगा, और हैंड का काम कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहा है, राइट? तो वो बता रहे हैं इससे प्रोडक्शन बढ़ रही है। टेलर एम्फसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर्स टू अटेन एफिशिएंसी। तो काम का बंटवारा किया गया। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वर्कर की थोड़ी ना है प्रोडक्शन बढ़ाने की, मैनेजमेंट की भी है। मैनेजमेंट क्या काम करेगी? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है प्रोडक्शन बढ़ाए, बट कैसे बढ़ाए वो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में पता चलेगा। इट लेड टू एन emphasis on area of expertise, training and preparation of manager toward efficiency, कि मैनेजर्स को भी पता हो कैसे काम करना है। तो इट्स अ मैनेजरियल थॉट प्रोसेस एंड प्रैक्टिस इन मॉडर्न टाइम। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम गोल अकम्प्लिश कर रहे हैं विद इंपेरिकल रिसर्च एंड इवेल्युएशन। फोकस किस पे है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पे है। साइंटिफिक अप्रोच इन इटसेल्फ वाज कंसिडर्ड अ वे टुवर्ड इन्वेस्टिगेशन, एंड हर काम जो है वो साइंटिफिकली हो रहा है। गोल जो हम अकम्प्लिश कर रहे हैं इट इज बाय साइंटिफिक मेथड। अब हुआ ये, अब हम ये जिक्र तो कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड ये है क्या? तो ये कहा कि देखो सबसे पहले देयर आर सम मेथड्स जिनकी वजह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब हमें वो मेथड्स ढूंढने हैं, राइट? तो मेथड्स क्या होंगे हमें वो भी तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो फोकस किस पे था? एफिशिएंट प्रोसीजर डिवाइस करने पर, एफिशिएंट प्रोसेस लाने पर। टेलर का ये मानना था कि अगर हमें एक बार तरीका पता चल गया, प्रोसीजर पता चल गया,
मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से उस मेथड को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत इंटेंस स्टडी करके ये बता दिया कि स्टडी करने का बढ़िया मेथड कौन सा है। आप गए अपने कॉलेज में, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी, बट नाउ योर प्रोफेसर नोस कि कॉलेज में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। तो अब सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आपके कॉलेज प्रोफेसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने का। ट्रेनिंग दो उनको, साइंटिफिकली सेलेक्ट करो उनको, ट्रेनिंग दो ताकि हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट ला पाए। तो जो मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रही थी वो क्या है, देखो रूल ऑफ थंब मतलब ओवर द ईयर आप प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से जो चीज करते आ रहे हो उसको रिप्लेस करो विद साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क टू बी डन बाय वर्कर। इवन अगर आप टूल का यूज कर रहे हो, जैसे शॉवल होती है या कोई और आप हैमर का यूज कर रहे हो, हर एक तरीका है काम करने का, हर एक उसका एलिमेंट का। And there is one best way of doing a particular task needs to be determined so that it would help to determine the standard output. हमें पता है कि 1 घंटे में आप इतना काम कर पा रहे हो, तो पूरे दिन में 8 घंटे आप लगा करके इतना काम आप पूरा कर पाओगे। बेस्ट मेथड्स आपने डिसाइड कर लिए, अब हमें लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है टुवर्ड द आउटपुट। एंड इन ऑर्डर टू अटेन द रिक्वायर्ड आउटपुट, मैनेजमेंट को कोऑपरेट करने की जरूरत है, प्रेशराइज करने की नहीं। वर्क आपस में कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने की, मैनेजमेंट की भी उतनी है। तो क्या है समरी, अगर हम थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो क्या है कि साइंटिफिकली काम करना है, रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं, साथ में काम करना है मैनेजमेंट और वर्कर, तो कन्फ्लिक्ट कम होना चाहिए, कोऑपरेट करना है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है, कोऑपरेट करो, मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस करो रेदर देन रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट कैसे आ रहा था, बिकॉज वर्कर्स वर डिसाइडिंग कि आज उनको कितना प्रोड्यूस करना है। एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड आउटपुट। इट्स लाइक आप एक बच्चे को बोल रहे हो कि आज तेरे को जितना पढ़ना है तो पढ़ ले। अब वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि वो कितनी स्टडी करना चाहता है। अगर कोई हुआ लेजी तो वो क्यों ही स्टडी करेगा, सीधी सी बात है, वो अपना टारगेट ही छोटा सेट करेगा ताकि उसको ये भी लगे कि आज का मैंने टारगेट बना लिया, और देखे तो उसने बस एक पेज पढ़ा है जो कोई काम का नहीं है। तो ये चीज है, हमें एफिशिएंसी और आउटपुट के ऊपर फोकस करना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टेलर इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर, फेलो वर्कर, एम्प्लॉइज, मैनेजर एंड सुपरवाइजर। इसको इन्होंने नाम दिया कि हमारे, अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमें हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज करना होगा, और इसी को उन्होंने नाम दिया मेंटल रेवोल्यूशन का। मेंटल रिवोल्यूशन में वर्कर्स और मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है, ये मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है कि हमारे इंटरेस्ट आपस में कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, हमारे दोनों के इंटरेस्ट सेम है। आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें विशेष बढ़ाने हैं, बट ये जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कोऑपरेशन से हमें काम करना है, कन्फ्लिक्ट से नहीं। इट इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम करना होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, सॉल्यूशन को डिफाइन करो और कोशिश करो इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख पाओ। कमेंट सेक्शन ऐसे हरा भरा दिखाई देना चाहिए कि जो चीजें आपने पढ़ी उनको कितना इजीली आप रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, देखो कि एक वर्कर काम कर रहा है, तो गाइड करने के लिए एक ही पर्सन होना चाहिए, ये तो होते हैं लीनियर सिस्टम। इसकी बजाय एक वर्कर काम कर रहा है, उसको गाइड करने के लिए टोटल 8 सुपरवाइजर होने चाहिए, 8 सुपरवाइजर। इनको कहा गया फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इस फोरमैन जो गाइड कर रहा है बेसिकली, तो टेलर का कहना था कि फंक्शनल फोरमैनशिप में हर वर्कर सुपरवाइज और गाइड किया जाएगा बाय 8 फंक्शनल फोरमैनशिप, 8 एक्सटर्नल, सॉरी, फंक्शनल फोरमैन। नाउ व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा कि देखो, हमें प्लानिंग प्लानर्स और प्लानिंग यूनिट चाहिए, हमें सिंगल फोरमैनशिप यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चाहिए, और हर एक वर्कर एक सुपीरियर से ऑर्डर ले, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 8 फोरमैन होंगे, 8 सुपरवाइजर्स होंगे, इनको डिवाइड किया इन्होंने, 8 का नाम दिया। जैसे पहले जो थे वो थे ऑर्डर ऑफ वर्क, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। इन फंक्शनरीज का काम था वर्कर्स के साथ में, वो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि काम कैसे करवाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे।
इसके अलावा 4 बॉस ऐसे थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, जिनका काम था बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना। यानी 8 में से 4 जो है वो प्लानिंग करेंगे और बाकी के जो 4 बचे वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हर एक वर्कर 8 फंक्शनल बॉस होंगे उसके, और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा एंड स्मूथली आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये प्लानिंग बॉस और एग्जीक्यूशन बॉस थी। ठीक है, इसके अलावा मोशन स्टडी। नाउ व्हाट इज मोशन स्टडी? आप फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो, राइट? एक पेज में आपने 1 घंटे में कितना लिखा, एक पेज पे, तो ये क्या हुआ, मोशन हुआ आपका, मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट। वैसे ही अगर आप कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उसका एक मोशन होता है ना, उसको स्टडी करना कि 1 मिनट में किस तरीके से आप उसको मूव कर रहे हो। तो दिस वाज अ टेक्निक डिवाइज्ड टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसमें हम क्या करें, सारी प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर जॉब, एंड इसके थ्रू हम बेस्ट सेट ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होगा मोशन स्टडी से, और इसका क्या हुआ मेन ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट basically to design a preferable work method with proper techniques, tools, equipment and raw material। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हाँ, अगर जहां पर हमें मैनुअल वर्क करना है तो वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि एक टाइम पे इस तरीके से मूवमेंट करना होगा। तो ये जो है वो तरीका था व्हेन बेस्ट वे फाइंड आउट करने का, ये स्टडी मेथड था। ये 3 तरीके की है, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या हुआ, टाइम स्टडी में बेसिकली हम स्टैंडर्ड टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडीज, कि मतलब इतना काम है, इतना पीस अगर हमें 10 यूनिट बनानी है तो 1 घंटा लग रहा है, राइट? तो ये टाइम स्टडी है, इसलिए हमें डेली टास्क प्लान करने में आसानी हो जाती है। नाउ इट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आप कहीं गए, वहां पर आपको फिक्स पेमेंट है, ठीक है, फिक्स पेमेंट है, ये इसके अपोजिट है फिक्स पेमेंट के। डिफरेंशियल में क्या हुआ, टेलर ने कहा कि देखो, एक मेथड ऑफ पेमेंट अडॉप्ट करो जहां पर आप पीस मील, मतलब कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये था कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन 4 यूनिट बनेगी। आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8/4 जो है आपकी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है। इस बेसिस पर, इसके बेसिस पर आपकी जो पेमेंट है वो आपको दी जाएगी। अगर आप इससे कम प्रोड्यूस करते हो तो कम पेमेंट, इससे ज्यादा करते हो तो बोनस आपका रहेगा। ये सिस्टम है यहाँ पर। So the piece rate system was guided towards motivation of worker to make more money with higher income and profit for those who worked hard। वर्कर्स एंड सुपरवाइजर का क्या क्या था, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना, एंड वर्कर्स को अगर वो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करते थे तो लो पीस रेट मिलेगा, ज्यादा परफॉर्म करते थे तो बोनस मिलेगा। टेलर emphasized that workers who after scientific selection, training and initiative were unable to achieve the standard should not be made to continue with work। मतलब अगर आप, ठीक है, एक दिन आपको पता था कि ठीक है इतनी यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करनी है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो फिर उस वर्कर को वहां पे रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको जॉब से निकाल देना चाहिए, ऐसा टेलर का मानना था। Now comes the exceptional principle. Now what is exceptional principle? Under this, Taylor stated that as standards have been set for work and reward for achieving target, managers को exceptional work करने पर फोकस किया जाना चाहिए, not on standard performance। exceptional क्या होता है, हमें पता है कि आप एक दिन में इतना काम कर सकते हो ना, that should be your minimum target कि इतना तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप फोकस करो, एक्सेप्शनल वर्क पे फोकस करो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे नहीं। देन कम्स अदर मेथड। इसमें क्या हो गया कि स्टैंडर्डाइज करो सारे टूल्स एंड मेथड्स को जो आप यूज कर रहे हो, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से अलग करो, इंस्ट्रक्शन कार्ड होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन कार्ड मतलब कौन क्या काम करेगा उसके हिसाब से हो, कॉस्ट सेविंग सिस्टम आपका होना चाहिए कि कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओ। ये है आपकी यूनिट के अंदर जो मेंशन्ड है वो। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें। तो इनको सबसे पहले क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्रिटिसिज्म रहा इनका, इन्होंने कहा, क्रिटिक्स ने कहा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है आपकी, इसका मेन फोकस शॉप फ्लोर पे है। इन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉप फ्लोर पे जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है उस पे फोकस किया। इसके अलावा जो आपका मैनेजमेंट का काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं करा। दिस अप्रोच व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैकेनिकल सिस्टम। मतलब वर्कर्स, आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, आपको बस बता दिया कि इतने टाइम में इतना काम करना है, बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई क्रिएटिविटी शो नहीं कर सकते। तो ये चीज है, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को ओवरलुक करा गया, और यही पर्सपेक्टिव जो है वर्कर्स के द्वारा, इसी बात पे उनका अपोजिशन होता है। The conception of motivation।
कि सैलरी से ही सब कुछ मोटिवेट होता है, सब कुछ इन द सेंस सैलरी पेमेंट से ही हर एक वर्कर मोटिवेट होता है, ये गलत है। इससे क्या होगा, मटेरियल रिवार्ड पे आप फोकस करो, इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, समटाइम वी लाइक आवर वर्क, समटाइम वी लाइक द वर्क एनवायरनमेंट, समटाइम वी वांट टू परफॉर्म दैट वर्क, समटाइम वी हैव द फीलिंग ऑफ एम्पैथी, और वी आर लाइक कि लेट्स कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी वर्क, बट इन सारी चीजों को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी गई। इसी चीज को, ये पॉइंट जो टेलर से मिस हो गया था, इसी बात को आगे फिर कैरी फॉरवर्ड किया एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फॉलेट ने। उन्होंने जो चीज मिस हो गई थी बिहेवियर पे और उन पे, वो इन लोगों ने फिर आगे रिसर्च कंटिन्यू। दिस अप्रोच रिसीव्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन। क्यों? क्योंकि टेलर ने कॉपरेशन जो है वर्कर्स और सुपरवाइजर इनके ऊपर फोकस किया था, और जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन को लगा कि जो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं उसको खतरा है, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है मैनेजर के द्वारा भी अपोज करी गई, रीजन बिंग मैनेजर्स के लिए भी तो वो था ना कि आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, आप फिक्स मेथड आप बता रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करती हूँ ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये सारी चीजें आप स्टडी कर लीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन है आपके पास। टेक केयर, कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।